हाय स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र गुप्ता सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर सेकेंड का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसमें एक टॉपिक है डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग है तो दो तरह का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इथेन को हम देखते हैं, यहाँ पे यह जो सिंगल बॉन्ड है जो दोनों कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है, यह बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है मूव नहीं कर सकता, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, Cl2 डबल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड Cl2। यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड मूव करके यहाँ जा सकता है। तो हमें इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, Cl2 यहाँ पे प्लस सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ यह इलेक्ट्रॉन जो है यह यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl2। तो हम देखेंगे कि जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी कि यह जो एक बॉन्ड है, यह बॉन्ड यहाँ से मूव करके आ गया। इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वह पहले इन दो कार्बन के बीच में था, अब यहाँ इस कार्बन के बीच में आ गया। तो वे इलेक्ट्रॉन जो एक न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरे न्यूक्लियस पे जा सकते हैं, उनको हम डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उनसे जो बॉन्ड बना होता है उसी को हम डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आइए अब इसी को हम समझते हैं डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है। डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के आधार पर हमें ढेर सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनके आधार पे हम किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन में हमें पता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन हमें पता है कि यह जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं यह पर्टिकुलर किसी दो कार्बन के बीच में नहीं होते। यह यदि इसको C1 मान लें तो C2 मान लें तो एक और हमें स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा, और इसको इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या C1 है या C2। यहाँ पे हम देखते हैं कि C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ C1 और C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जबकि न तो यह स्ट्रक्चर सही है और न तो यह स्ट्रक्चर सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये परमानेंट मूव करता रहता है। तो यहाँ पे अगले समय में यहाँ आएगा, उसके अगले समय में यहाँ आएगा, उसके अगले समय में यहाँ आएगा, ये लगातार मूव करता रहता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से बना देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह बना लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह मूव करते हुए दिखा देते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर होता है इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वह इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का कड़ी है। अब इसी को हम देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ ए केमिकल स्पीशीज। इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैन बी हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जब दो या दो से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रुक गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का जो इंपीरिकल जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए भी कुछ इंपीरिकल रूल होते हैं। रूल के आधार पे ही जो रेजोनेंस है वह स्टेबलाइज होता है। तो आइए समझते हैं कि जो रेजोनेंस है उस स्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ जनरल रूल है। उसमें फर्स्ट जो जनरल रूल होता है
वह होता है फर्स्ट एग्जाम्पल जो रूल है वह सिंपल है। जैसे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से जो मोर कोवेलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है वह नॉर्मली मोर स्टेबल होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉर्मली मोर स्टेबल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के आधार पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे यह जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो हमें एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यह जो CH2 है CH और यहाँ CH2 यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, इसलिए यह निगेटिव चार्ज होगा और यह पॉजिटिव चार्ज। अब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यह यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हमें एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि यह जो तीन स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, इन तीन स्ट्रक्चर में एलिमेंट की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही समान है। एक ही समान होने के कारण इन तीनों एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम तीनों में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो हम देखेंगे कि जिसमें मोर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है वह मोर स्टेबल हो। तो हम देखेंगे यहाँ 2 1 और 2 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि 2 1 और 1 यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 और 1 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यह जो है यह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू लास्ट टू। सेकेंड हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखेंगे कि किस आधार पर होता है। सेकेंड जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेकेंड, तो सेकेंड देखेंगे तो यह देखेंगे कि जैसे दो अलग अलग कंपाउंड है, उन दोनों में से एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयंस नहीं है, यानी न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है और दूसरा आयनिक है, तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, इन कंपैरिजन टू आयनिक। तो यहाँ पे देखेंगे CH2, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH यानी H2। अब देखेंगे यह मॉलिक्यूल है, यदि यह मूल पेयर आपका यहाँ आता है, यह बॉन्ड यहाँ आता है, तो हमें एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। CH2 यहाँ जाएगा, निगेटिव होगा, यहाँ CH होगा, यह CH डबल बॉन्ड NH2 होगा और यह जो होगा यह प्लस चार्ज हो जाएगा और यह निगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखेंगे यह दोनों एक ही तरह का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यह आयनिक है और यह न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू आयनिक। तो कह सकते हैं if same number of covalent bonds are found, then uncharged structure have major contribution in comparison to ionic। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो थर्ड हम देखेंगे इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि पहले हम नॉन इक्विवेलेंट लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यह ऑक्सीजन है यह कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह ऑक्सीजन भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता है, यह बॉन्डिंग यहाँ जाएगा और इस तरह से हमें नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। RCO यहाँ निगेटिव होगा, डबल बॉन्ड O और H होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। दूसरा हम इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग या नॉन इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट, यानी कि जैसे RC डबल बॉन्ड O निगेटिव। यहाँ पे देखेंगे C से O जुड़ा हुआ, C से O जुड़ा हुआ, तो यह आपका
इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका हम देखेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो RCO निगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यह इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ लॉ। इसमें देखेंगे फोर्थ लॉ कि जैसे कि आइसोवेलेंट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आइसोवेलेंट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वह मोर स्टेबल होता है हेटेरोवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यह जो बेंजीन है यह दो तरह से पाया जाता है, यहाँ पे यह स्ट्रक्चर होता है, यह दोनों जो है यह रिजोनेंस स्ट्रक्चर है लेकिन यह आइसोवेलेंट होता है। लेकिन अगर यही बाण हमारा यहाँ चला जाए और यह इस बीच में आ जाए तो हमें इस तरह से नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यदि यही यहाँ आ जाए तो हमें इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और लास्ट में इस तरह से हम देखेंगे तो यह हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह देखेंगे यह जो है हेटेरो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यह लेस स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू यह आइसोवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह हम देखते हैं, इस तरह देखेंगे कि जो एम्पिरिकल रूल होता है स्टेबिलिटी के लिए, रेजोनेंस के लिए, वह हम समझिए और हमें समझ में आ गया कि डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तो हमें तब तक के लिए